डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत बर्नार्ड लिंच ने की मुलाकात। सीएम साय ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं, खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल और पोषण से जुड़े प्रयासों की दी जानकारी। बिहार के वैशाली में दरोगा ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। वैशाली एसपी ने बताया, पारिवारिक तनाव की वजह से दरोगा ने दी जान। झारखंड के सारांडा में आईईडी ब्लास्ट। सारांडा जंगल में सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने किया विस्फोट। एक जवान हुआ घायल। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ के खबरों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत बर्नार्ड लिंच ने रायपुर में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं, खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल और पोषण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन योजनाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने वाणिज्य दूत को बेल मेटल की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर शंकर नगर, गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में जन सेवा का एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। सेवा, संवेदना और समर्पण से परिपूर्ण इस कार्यक्रम ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के संकल्प को साकार किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने लोक भवन द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का विशेष और भावपूर्ण क्षण तब आया जब राज्यपाल स्वयं एम्बुलेंस चलाते हुए नजर आए, जबकि उनके साथ रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा बैठे रहे। उक्त एम्बुलेंस का संचालन श्री जगन्नाथ सेवा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर विधायक मिश्रा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और अंत्योदय के संकल्प को पुनः जागृत करने का दिन है। उन्होंने आगे कहा कि ये पहल समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए आशा की नई किरण साबित होगी। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी सेवा, मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। आज उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को, लोग बीमार पड़ेंगे, लोग जल्दी अस्पताल पहुंचना, उसको देखते हुए हमारे जगन्नाथ सेवा समिति को एक एम्बुलेंस प्रदान किया है। मैं उन्हें आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। भगवान उनको सुखी रखे, दीर्घायु रखे और ऐसी समाज सेवा काम में तत्पर रहें। और ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि राजभवन से लोगों को सेवा मिल रहा है और बहुत सारे विकलांगों को, बहुत सारे लोगों, निजी लोगों को राजभवन से समस्या। कबीरधाम जिले में विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 5.36 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का भूमि पूजन किया। 4.20 किलोमीटर लंबी यह सड़क बिलासपुर मार्ग से नाउडी तक बनेगी। सड़क निर्माण से किसानों, खासकर गन्ना उत्पादकों को शक्कर कारखाने तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीणों और विद्यार्थियों के लिए आवागमन आसान होगा और गांवों का शहर से संपर्क मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद, धर्मांतरण कानून और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर भ्रम फैलाने या राजनीति करने से बचना चाहिए। धर्म स्वतंत्रता कानून पर उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया में है और राज्यपाल स्तर पर विचार हो रहा है। अनावश्यक विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस्तर को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ शांति स्थापित करने में वर्षों का परिश्रम और बलिदान लगा है, इसलिए इसे समझदारी से संभालना जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर विजय शर्मा ने दावा किया कि वहां की जनता बदलाव चाहती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उस पर बड़ी ये जो पत्र का उल्लेख ये लोग कर रहे हैं, ये पहले भी पत्र आते रहे, इस पर भी चर्चा है, बातचीत है। उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, जो सरकार में है वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता कर लेंगे। और दूसरा जो विषय है कि अनावश्यक इस पर जो चर्चाएं ये कर रहे हैं, इससे संभलना चाहिए। मेरा नक्सल विषय पर तो हाथ जोड़कर निवेदन है, भ्रम फैलाने की स्थिति, भड़काने की स्थिति, ये सब नहीं करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स चला जाएगा क्या? मैं आपसे कहता हूँ कि भाई चलिए, आपने मेरा हार्ट सर्जरी कर दिया आज, अब मैं कल सुबह आपसे कहूँ कि आप चले जाओ, अब आपका कोई काम नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। भाई एहतियात रखना पड़ता है ना, कुछ दिन एहतियात रखना, साल भर तो आपको करना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर आप सिर्फ विरोध के लिए राजनीति करें, भड़काने के लिए लोगों को राजनीति, ये ऐसा नहीं है भाई। बस्तर को आज की स्थिति में आने के लिए कितना परिश्रम, कितना बलिदान देना पड़ा है, हम सब जानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर शिक्षा और नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरटीआई के तहत बकाया फीस भुगतान नहीं होने से निजी स्कूलों ने बच्चों के एडमिशन से इनकार किया है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो स्कूलों का भुगतान कर रही है और न ही व्यवस्था सुधार रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शुक्ला ने कहा कि सरकार अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर भी खरी नहीं उतर पा रही है, जिसके कारण जनता और नेताओं दोनों में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं धर्मांतरण विधेयक को लेकर उन्होंने इसे राजनीतिक प्रचार बताते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसी समाज के अंग हैं और वो भी सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उनके पास भी फीडबैक मिल रही है। तो लगातार वो सरकार के इस बात के लिए पत्र लिखते हैं, बयान देते हैं। विधानसभा में सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक मुखर होकर जनता की आवाज़ उठाए हैं। रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अनेक समस्याओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। दरअसल यह सरकार अपने लोगों के साथ साथ, जनता के साथ साथ अपने लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। यह सरकार पूरी तरीके से हर आदमी की आकांक्षाओं पे, हर आदमी की भावनाओं पे खरा नहीं उतर रही है। सरकार जन आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रही, इसीलिए सरकार के खिलाफ आक्रोश है और यह आक्रोश जनता का है, विपक्ष का है और अब तो सत्तारूढ़ दल के लोगों का भी आक्रोश है। रायपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा जुआरियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए थाना अभनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी रेड कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि जिला रायपुर ग्रामीण एवं धमतरी की सीमा पर स्थित ग्राम टोकरो के पास खेतों के बीच कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जुआ खेला जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं डीएसपी नवा रायपुर के नेतृत्व में थाना अभनपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर जुआ खेल रहे लोग भागने लगे, जिनमें से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को दौड़कर पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे एवं खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचनाओं के आधार पर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारांडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत कल एक आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसे कल रात एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और राज अस्पताल में जवान को भर्ती किया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि इस हादसे से पहले नक्सलियों द्वारा जंगल के रास्ते में बिछाया गया प्रेशर आईईडी बम तब ब्लास्ट कर गया जब सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ के जवान सारांडा के जंगल में तलाशी करने निकले थे। इस दौरान सीआरपीएफ 205 कोबरा बटालियन के जवान अनुज कुमार का पैर रास्ते पर जैसे पड़ा, अचानक पहले से बिछा हुआ वो आईईडी ब्लास्ट कर गया, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। हालांकि उनकी हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल रेस्क्यू कर रांची भेजा गया है। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए कल पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने नक्सलियों के इस कायराना हरकत पर नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि पूरे इलाके में अब सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल उन्मूलन अभियान को तेज कर दिया गया है। बहरहाल किसी भी प्रकार से राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटने वाला। इस महीने से सभी स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत के साथ ही रांची में निजी स्कूलों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूली का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। हर साल की तरह इस बार भी अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर अलग अलग मदों में मनमानी फीस लेने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ अब जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक करने का निर्णय लिया। इस बैठक की अध्यक्षता रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने की, जिसके स्कूल फीस कमेटी के सदस्यों की भी भागीदारी रही। इस दौरान जिला में लंबे समय से निजी स्कूलों की फीस संरचना और अभिभावकों की शिकायतों पर गंभीरता से चर्चा हुई। तो वहीं इस बैठक में रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी बादल राज समेत शुल्क निर्धारण समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कई निजी स्कूल रीएडमिशन के नाम पर अलग अलग शुल्क वसूले जाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ स्कूलों द्वारा एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत भी बैठक में उठाई गई। इन सभी विषयों की गंभीरता पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगले हफ्ते जिले के सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। इस क्रम में उपायुक्त ने बैठक में साफ कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो स्कूल लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज रांची जिला स्तरीय शुल्क समिति का हम लोगों ने प्रथम बैठक की है और जो लगातार शिकायतें जो मिलती रहती है कि स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है और यूनिफॉर्म, बुक्स और बस फीस भी अचानक बढ़ा दिया जाता है और कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी लेने के लिए जो शिकायतें जो आती है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने आज विस्तार से यहाँ समीक्षा किए हैं। रांची में आयोजित जनता दरबार के दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता दरबार में पहुंचे मामलों की सुनवाई के दौरान प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। नगड़ी अंचल से जुड़े दाखिल खारिज के एक गंभीर मामले में डीसी ने अंचल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और संबंधित कर्मचारी को 48 घंटे के भीतर शो कॉज जारी कर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी गई कि तय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक अन्य म्यूटेशन आवेदन को लंबे समय तक लंबित रखने पर अंचल अधिकारी, सीआई और कर्मचारी तीनों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में एक निजी स्कूल द्वारा 7वीं कक्षा पास छात्र को रिपोर्ट कार्ड की जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की शिकायत पर डीसी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य मामले में फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के आरोप में एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ जांच कर उसके वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने भूमि विवाद, आरटीआई नामांकन और अन्य मामलों में भी त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सप्ताह हम लोग सोमवार को समाहरणालय में जन सुनवाई जनता दरबार जो लगाते हैं, आज सुबह से ही लगातार दोनों ग्रामीण और शहरी इलाके से लोग आए हैं और पूरा जिला प्रशासन प्रयास कर रही है कैसे सभी लोगों का समस्याओं को, जैसे ज़मीन के मामले हो, म्यूटेशन का हो, ये पंजी 2 का सुधार हो, फिर उसके बाद कुछ लोगों का स्कूल का एडमिशन के संबंध में भी आए थे और तो वो सारी चीज़ हम लोगों को यहाँ जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ऑफिसर्स भी कनेक्टेड हैं, तो उनको निर्देश भी दिया जा रहा है और यहाँ आवेदन जो आ रहे हैं उनको निष्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। बिहार के वैशाली जिले से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे जिला पुलिस महकमे में शोक और हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। नगर थाना अंतर्गत आने वाले जदुआ टीओपी के प्रभारी कौशल कुमार ने अपने किराए के मकान में खुदकुशी कर ली। कौशल कुमार 2019 बैच के दरोगा थे और मूल रूप से जमुई जिले के निवासी थे। घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली एसपी विक्रम सिहाग दलबल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कौशल कुमार एक होनहार अधिकारी थे जिन्हें हाल ही में फरवरी महीने में टीओपी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसपी के मुताबिक घटना के पीछे व्यक्तिगत और निजी कारण सामने आ रहे हैं। जड़वा जो टीओपी है हम लोगों का टाउन थाना का, उसके प्रभारी हैं 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर कौशल किशोर कुमार। ऐसा सूचना मिला कि उनके द्वारा जो है अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लिया गया है। उसके तुरंत बाद जो है नज़दीकी थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और जो है एफएसएल टीम के द्वारा दौरा किया गया है और उसमें जो है उनका सर्विस पिस्टल से जो है जिस रूम में वो थे घर में अपने पत्नी के साथ, उसी में एक कमरे में उनके द्वारा अपना दरवाज़ा अंदर से बंद करके जो है सुसाइड कर लिया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। बंगारा थाना क्षेत्र के पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि डी सरसौना गांव में बबलू कुमार के घर के भीतर अवैध हथियारों का निर्माण और बिक्री का काला खेल चल रहा है। सूचना मिलते ही बंगरा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जाल बिछाया और देर शाम बबलू कुमार के घर पर अचानक धावा बोल दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम दंग रह गई जब घर के अंदर हथियारों की पूरी फैक्ट्री चालू हालत में मिली। पुलिस ने मौके से पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य सरगना अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन है, जिसमें ये जो कार्रवाई है यह स्थानीय समस्तीपुर पुलिस बंगरा थाना की आसूचना और एसटीएफ की आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बंगरा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक दीपक कुमार सिंह हैं जो डी सरसौना के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राजेश चौधरी जो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और यही डी सरसौना में एक व्यक्ति के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य इन्होंने हाल में ही प्रारंभ किया था। इस कार्रवाई में अभी तक 2 देशी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल और हथियार बनाने के दर्जनों इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। सिवान पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों हुए चर्चित सीएसपी संचालक अशोक पटेल की लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी संचालक से अपराधियों ने लूटपाट की और गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिवान द्वारा एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अभियुक्तों के पास से अपराध में इस्तेमाल सामान और लूटी गई राशि बरामद की है। एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है
कि मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी टीम ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सिवान पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दिनांक 20 मार्च को सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सीएचपी संचालक से गोली मारकर लूटपाट की गई थी। बाद में इलाज के क्रम में उक्त सीएचपी संचालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसी कांड में हम लोगों ने तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पहले लाइनर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी लाइनर की निशानदेही पर कल इस कांड में संलिप्त तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर उनके पास से? जी, इस कांड में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शैलेश, जिसने मुख्य रूप से सीएसपी संचालक को गोली मारी थी, उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन एवं 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। इसके अलावा शैलेश ने घटना में लूटे गए 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए अपने परिवारजनों के अकाउंट में जमा कराए थे, जिसका सत्यापन कर फ्रीज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा अन्य अभियुक्त दीपक के पास से 1,03,000 रुपये बरामद किए गए हैं तथा तीसरे अभियुक्त सूरज के पास से 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बिहार के खेल जगत से एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार की महिला हॉकी टीम ने अस्मिता नेशनल लीग हॉकी 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्वालियर में होने वाले इस महामुकाबले में अब बिहार की बेटियां भी अपनी स्टिक का जादू बिखेरेंगी। आपको बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की पुष्टि की है। हॉकी इंडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिहार ने इस प्रतिष्ठित नेशनल लीग के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। ये प्रतियोगिता 14 से 20 अप्रैल तक ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। इस नेशनल टीम का हिस्सा बनने के लिए बिहार की युवा महिला खिलाड़ियों के पास एक सुनहरा मौका है। दिल्ली न्यायालय के आदेशानुसार इस टीम के चयन की पूरी जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को सौंपी गई है। महानिदेशक शंकरन ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि बिहार की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं ग्वालियर में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकें। आज हमें सूचित किया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ग्वालियर में आयोजित अस्मिता नेशनल लीग हॉकी फॉर गर्ल्स में बिहार भी क्वालिफाई हो चुका है। ये बहुत गर्व की बात है। हमारा राज्य इस अस्मिता नेशनल लीग में क्वालिफाई कर चुकी है। और आप लोगों को पता है कि हाल में माननीय दिल्ली न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया था कि बिहार राज्य का स्टेट टीम का सिलेक्शंस बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में आधी रात को फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अमित मौर्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना 6 अप्रैल 2026 को रात लगभग 11:50 पर ऐरोली सेक्टर 1 में स्थित छत्रपति शिवाजी आवासीय क्षेत्र के भीतर हुई। रिपोर्टों के अनुसार जब अमित मौर्य और संदीप गवास उस इलाके में मौजूद थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। इस हमले के दौरान अमित मौर्य की गर्दन में गोली लगी। घटना के बाद उन्हें तुरंत ऐरोली के इंद्रावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए मुलुंड के फोर्टिस हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही रबाले पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि लगभग 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। पंजाब में नशे के खिलाफ दावों के बीच जमीनी हकीकत एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ले से सामने आई तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, जहां माओ की चीखें पूरे सिस्टम को झकझोर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि नशा आज भी खुलेआम बिक रहा है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन की दीवारों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। कैमरे के सामने आई कई माओं ने रो रो कर अपना दर्द बयान किया। किसी ने 2 बेटे खोए, किसी ने 3 तो किसी ने 4। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी उस माँ की है जिसने अपने 5 बेटों में से 4 को ड्रग्स की वजह से खो दिया, जबकि 5वां बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। माँ का कहना है कि उसका बेटा अब न बोल सकता है, न चल सकता है और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी है।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤਤਪਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।